सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की, जो कि 5th सेम में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कवर है, तो सारे वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर वो नहीं देखे यूनिट नंबर 1 तो एक बार से चैनल विजिट कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उससे चेकआउट कर लेना। एंड नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं यूनिट नंबर 1 के। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में हमको देखिए, पहले समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो इसके हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं यूनिट नंबर 2 में। फर्स्ट है हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स, सेकंड है डाययूरेटिक्स, एंड थर्ड है हमारा लास्ट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। ठीक है, अब ये तीनों कैटेगरी दी हुई हैं, अब तीनों की तीनों हमारी फार्माकोलॉजी में भी है। ओके, तो इसमें पढ़ लेना, फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब वही है कि दो बार मेहनत करने से अच्छा एक बार अच्छे से मेहनत कर लो। तो आज हम बात करने वाले एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इसी चैप्टर के नेम को ही समझते हैं कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स आखिर ये नेम से क्या इंडिकेट करता है। तो सबको पता है एंटी मीन्स अपोज, यानी कि वही अपोजिट, किसी के अपोज एक्शन करना। एंड एंजाइनल मीन्स होता है एंजाइना। एंजाइना आपने पैथोफिजियोलॉजी में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप। एंजाइना मीन्स होता है चेस्ट पेन। ठीक है, तो चेस्ट पेन किसकी वजह से होगा? जब हमारे हार्ट के पास या तो ब्लड जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मतलब वहाँ पर कोई एक्यूमुलेट हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का या लिपिड का, किसी का भी, मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पा रही है हार्ट के पास अच्छे से, तो वहाँ पर हमारा कॉज होता है एंजाइना। और एंजाइना क्या होता है? वही चेस्ट पेन जो हमारे होता है। ठीक है, सो दीज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट एंजाइना पैक्टोरिस आर कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब जो ड्रग्स हमारी एंजाइना पैक्टोरिस को ठीक करेंगी वही हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो जाएंगी, सिंपली। ठीक है, अब थोड़ा जिन बच्चों को ने पैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ी उनको मैं थोड़ा कवर करा देता हूँ एंजाइना पैक्टोरिस क्या होता है। ठीक है, अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स लिखो तो आपको एंजाइना पैक्टोरिस पूरा बताना होगा। ठीक है ना गाइस? सो एंजाइना पैक्टोरिस इज द कंडीशन वेयर लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, यानी कि वही बात है, एंजाइना पैक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी डिसीज है जिसमें हमारे हार्ट को एक जितनी उसको नीड है ऑक्सीजन की वो नहीं मिल पाती है। अब आप बोलोगी सर आपने ब्लड बोला था पहले, तो बच्चों ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ब्लड से ही तो मिल रही है। जब हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ऑक्सीजन मिलकर हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, तो वही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही तो जा रही है ना। तो वही बात है, अगर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रही है। इट ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट पेन विच इज द सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इस्केमिया। तो इसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं सिंपली, और ये एक सिम्टम होता है किसका? मायोकार्डियल इस्केमिया का। अब ये क्या होता है? ये होता है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। मतलब वही है, देखो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो वहां पर ब्लड फ्लो भी कम हो गया। अब इसी जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है इसको हम बोलते हैं मियोकार्डियल इस्केमिया। ठीक है ना? तो ये था एंजाइना पैक्टोरिस क्या होता है। अब इसके कॉज देखते हैं कि आखिर किस किस वजह से हो सकता है ये। तो सबसे पहले इसका मेन कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो जो कोरोनरी हमारी आर्टरीज रहती हैं उसमें कोई भी डिसीज हो जाना, जैसे लाइक प्लेक फॉर्मेशन, वहाँ पर कोई भी एक थक्का सा जम जाना खून का, या कोई अदर लिपिड विपिड जम जाना, ऐसे। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जब भी वेसल स्पाज्म, तो वेसल जब हमारी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं, जब भी हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। हाई हार्ट वर्कलोड, अब जब हार्ट पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा, हार्ट एकदम बहुत ही ज़्यादा खून को एकदम सप्लाई करेगा, तो वहाँ पर भी हमारा ये एंजाइना पैक्टोरिस कॉज होता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो देख लीजिए। चेस्ट पेन तो सबसे मेन ही है। कफिंग यानी कि खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। एबनॉर्मल स्वेटिंग यानी कि पसीना आएगा ज़्यादा। फैटिग्यू, थकावट होगी। डिजीनेस, वही थकावट टाइप। एंजाइटी यानी घबराहट। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब देखते हैं इसके टाइप्स, किसके? एंजाइना पैक्टोरिस के टाइप्स। तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा स्टेबल या क्लासिकल एंजाइना। तो ये सबसे ज़्यादा होता है हमारा एक्सरसाइज की वजह से, फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे जिम कर ली, रनिंग कर ली एक साथ। अब आप देखना कभी भी जब आप 4-5 किलोमीटर एक साथ रनिंग करोगे तो वहाँ पर आपका चेस्ट पेन होगा। क्यों? क्योंकि आपका वर्कलोड वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो वो एंजाइना ही होता है हमारा। ठीक है ना? मतलब थोड़ा स्टेबल है ये, इतना इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है ना? सेकंड है इसमें हमारा वेरिएंट एंजाइना। सो दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकर्स एट रेस्ट और स्लीप टाइम।
मीन्स रीजन इसका होता है वेसोस्पाज्म, यानी कि वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। वेरिएंट एंजाइना हमारा होता है या तो जब हम सो रहे हों तब। अरे ये होता क्यों? क्योंकि हमारी वेसल्स जो होती हैं जिसमें खून सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, वो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एंड सबसे मेन है लास्ट अनस्टेबल एंजाइना। इट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल एंड ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी स्पाज्म। सो इसका जो अनस्टेबल एंजाइना है इसका कॉज प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट हम इसको मानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस से होता है और कोरोनरी स्पाज्म से होता है। गाइस कमेंट करके बताओ ये एथेरोस्क्लेरोसिस आखिर है क्या? ठीक है, सबकी मैं कमेंट देखने वाला हूँ, तो बताइए सब एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या। तो अभी हमारा सिर्फ हमने देखा है बेसिक सी बात है कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या हैं और ये एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज क्या है हमारी। ठीक है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, किसका? एंटी एंजाइनल ड्रग्स का। तो देखो यहाँ पर एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमारी दो टाइप्स की दे रखी हैं सिर्फ सिलेबस में, जो कि है वेसोडाइलेटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये दो टाइप के, बट होती हमारी चार टाइप्स की हैं। जो बेसिक बुक में लिख रही हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमारी चार टाइप की लिख रही हैं, तो चारों टाइप्स को हम यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि हमको यार ये फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। तो फार्माकोलॉजी में हमारी ये ड्रग्स नहीं दे रखे हैं, हमको खुद उसका क्लासिफिकेशन बनाकर लिखना होगा। तो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है, आप इसको याद करो, दोनों सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो वेसोडाइलेटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो सेम वही है सिलेबस वाली हमारी ड्रग, बस ये जो हमारी बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ओपनर, बस ये दो तीन ड्रग एक्स्ट्रा आ गई हैं। बस इसको आप ज़्यादा फोकस मत करना, हम इस सिलेबस में नहीं देखेंगे, बस आप थोड़ा क्लासिफिकेशन में अच्छा लगता है एक बार लिख आओगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वेसोडाइलेटर्स, जिनको हम नाइट्रेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट्रेट ही होते हैं हमारी ड्रग्स। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे एमाइल नाइट्राइड, नाइट्रोग्लिसरीन, इसकी हमको सिंथेसिस भी देखनी है। सेकेंड है थर्ड है पेंटा एरिथ्रोटॉल टेट्रानाइट्रेट। ठीक है, फिर है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, एंड लास्ट है हमारा डायपैरिडिमोल। ओके, बीटा ब्लॉकर में आ जाते हैं हमारे ये एटेनोल, प्रोप्रेनोल, मेटोप्रोलोल। ये हमने फोर्थ सेम में पढ़ रही हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इसको बीटा ब्लॉकर्स में। आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी कैल्शियम चैनल ओपनर, यानी कि जो कैल्शियम चैनल को ओपन करेंगे। कैल्शियम नहीं, सॉरी गाइस, पोटेशियम। ठीक है, इसके एग्जांपल है निकोरेंडिल और पिनासिडिल। लास्ट आता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि जो कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे। इसके एग्जांपल है वेरापामिल, बेप्रेडिल, डेल्टेजम हाइड्रोक्लोराइड, निफेडिपिन, एमोल्डिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन, निमोडिपिन। ठीक है, तो ड्रग्स के नाम आपको जरूर से याद होने चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन मेन होता है सब ड्रग्स का और ये पेपर में आता ही आता है। अब गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, जिससे आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और हेल्प होगी आपकी काफ़ी हद तक। ठीक है, देखो अब ये जितनी भी ड्रग्स हैं हमारी, जैसे वेसोडाइलेटर्स की ड्रग है कितनी है, 1 2 3 4 5 ड्रग्स हैं। ठीक है, तो अब एक बेसिक सा मोड ऑफ एक्शन इसका पढ़ लीजिए आप, तो पांचों ड्रग्स का वही मोड ऑफ एक्शन होने वाला है। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखो कितने सारे ड्रग्स हैं, तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ही मोड ऑफ एक्शन पढ़ लीजिए। अब ये सारी ड्रग्स का वही मोड ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप एक बेसिक मोड ऑफ एक्शन पढ़िए, सारे ड्रग्स का वही होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आखिर ये वेसोडाइलेटर्स है क्या और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, सो नाइट्रेट्स आर द वेसोडाइलेटर्स विच डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज एंड मेक ब्लड फ्लो ईजियर। सो हमने कॉज में जैसे पढ़ा था कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज थी उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था। सो हमारे ये वेसोडाइलेटर्स हमारे नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स वही। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज है इसको ही डायलेट कर देते हैं, मतलब चौड़ा कर देते हैं, और वहाँ पर ब्लड फ्लो ईजियर हो जाता है। फिर दीज आर प्रोड्रग फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि ये क्या होता है, ये जो ड्रग्स होते हैं वेसोडाइलेटर्स वाली ड्रग, ये होती है हमारी इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि प्रोड्रग। अब प्रोड्रग क्या होती है, यानी कि जो लेने से पहले तो हमारी इनएक्टिव है, बट हमारी बॉडी में पहुंचते ही वो एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, देन एक्शन शो करेंगी। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन में आपके समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले वही हमारी नाइट्रेट जो है, जो हमारी ड्रग्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, जब तक हमने उसको ओरली नहीं लिया है, देन हम मान लीजिए अब हमने वो ओरली ले लिया है, हमारे वो स्टोमक में पहुंच गए, तो किन्हीं एंजाइम्स के द्वारा वो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होगी। कौन, ये ड्रग जो हमने ली है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होगी, वो हमारी होगी फिर एक एक्टिव फॉर्म में। ठीक है,
अब ये हमारी जो ड्रग्स आएगी फिर ये कन्वर्ट एक्टिवेट करेगी ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम को। एंजाइम का ध्यान रखना नाम, ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है यहाँ पर, ये इंक्रीज कर देता है CGMP की प्रोडक्शन को, ठीक है। अब ये CGMP कहाँ से आ रहा है, ये GTP से हमारा कन्वर्ट होता है CGMP, ठीक है, ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम की सहायता से। अब ये जब हमारा CGMP की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमारा एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज को, ठीक है। प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम है, सबको पता है, प्रोटीन काइनेज तो मेन ही है एक, तो ये एक्टिवेट कर देता है इसको। सो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट, तो यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है MLCK-P का। MLCK-P क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट। प्रोटीन काइनेज सबको पता है फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट जो ग्रुप है यहाँ से इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि ये फॉस्फेट ग्रुप ही हट रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपली जब MLCK यानी कि भाई मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है। अब प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर देगा, ठीक है। स्टॉप मायोसिन एक्टिवेशन एंड डज नॉट इंटरैक्ट विद एक्टिन। अब जब हमारा ये मायोसिन ही एक्टिवेट नहीं होगा ये वाला, तो ये हमारा इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा एक्टिन के साथ, ठीक है। अब ये एक्टिन मायोसिन क्या है, ये अभी आप कैल्शियम चैनल वाले में पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ आप सिर्फ ध्यान रखिए कि जब मायोसिन स्टॉप मतलब मायोसिन का एक्टिवेशन नहीं होगा तो वहाँ पर ये इंटरैक्ट भी नहीं कर पाएगा एक्टिन एक प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो सिंपली हमारे यहाँ पर जब ये मायोसिन ही हमारा एक्टिन के साथ नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएगी, डायलेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन को हमको रोकना है सिंपली, तो कॉन्ट्रैक्शन को कैसे रोको, तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हमको इसको डायलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली डायलेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो ये तो हमारा अभी सिंपली था वैसोडाइलेटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो अब आएगा आपकी बेस्ट समझ में, यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये तो इसे मत देखो अभी, इस वाले को देखो सिर्फ। यहाँ पर हमारे कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं कैल्शियम चैनल की सहायता से, ठीक है। बॉडी में जितने भी कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं, कैल्शियम आयन आ गए। अब ये स्टोर हो जाते हैं यहाँ पर एक जगह आकर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जगह होती है यहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं, वो स्टोर होता है कैल्शियम आयन का। सो कैल्शियम आयन कंबाइंड होते हैं कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन होता है उसके साथ, ठीक है। कैल्शियम आयन कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन होता है एक, उसके साथ कंबाइंड हो गए। फिर ये एक्टिवेट करता है हमारा MLCK फॉस्फेट को, जो हमारा पीछे था मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट, उसको। अब जब ये एक्टिव हो जाता है, पीछे देखना ना, तो अगर ये एक्टिन के साथ मिल गया, एक्टिन एक प्रोटीन हमारी, तो अगर ये एक्टिन के साथ मिल जाता है तो वहाँ पर हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन कॉज। अब कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगी तो वहाँ पर हमारा वही हमारी चेस्ट पेन हमको होगा। अब ये अंदर हो रहा है सिर्फ ब्लड वेसल्स के, ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो रही है भाई ब्लड वेसल्स के अंदर। अब देखो ये तो हमारे मैकेनिज्म हो गया कॉन्ट्रैक्शन होने का। अब इस कॉन्ट्रैक्शन को ठीक कैसे करना है वो देखो। अब यहाँ पर देखो, अब हमने कोई भी ड्रग दी, वो नाइट्रिक ऑक्साइड की सहायता से चेंज हुई, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड उसकी एक्टिव फॉर्म है ड्रग्स की, तो यहाँ ये GTP जो है CGMP में कन्वर्ट होगा ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम की सहायता से। जो GTP है वो कन्वर्ट होगा CGMP। अब ये GTP CGMP हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन किसकी, CGMP की। तो CGMP हमारा क्या करता है फिर, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। और प्रोटीन काइनेज की सबसे खास बात यही होती है कि ये प्रोटीन काइनेज यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को डीफॉस्फोराइलेशन करा देता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ही हटा देता है। अब देखो MLCK-P यानी कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट, ये हमारा पूरा था प्रोटीन। अब जब हमारा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप को डिटैच कर देता है, यानी कि हटा देता है। अगर MLCK फॉस्फेट हट जाएगा, मतलब फॉस्फेट ही हट जाएगा, तो ये आगे एक्शन नहीं कर पाएगा। और यहाँ जो ये एक्टिन के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा था, जुड़ रहा था, यहाँ पर ये एक्टिन के साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो अगर ये एक्टिन के साथ नहीं जुड़ पाएगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगी ही नहीं। अब कॉन्ट्रैक्शन कॉज नहीं होगी तो वहाँ पर रिलैक्सेशन कॉज होगी, यानी कि डायलेशन कॉज होगी। तो सिंपली आया ना अभी आपके समझ में, यही एक फ्लो चार्ट की तरह सहायता से मैंने पीछे बता रखा था, ओके। सेकेंड MI कैटेगरी जो तो हमने देखी थी बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। मतलब बीटा रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि हार्ट्स में, और ये क्या करते हैं, ये हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट रेट को
इंक्रीज करने में और कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में, ठीक है। मीन दैट टाइम ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट इंक्रीज, मतलब जब ये रिसेप्टर्स खुलते हैं यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की डिमांड हार्ट की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर द O2 डिमांड कैन बी डिक्रीज। अब जब हम इन बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। एग्जाम्पल इसके भाई एटेनॉल और मेटोप्रोनॉल, प्रोपेनॉल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लीजिए इसका, सिंपली कुछ नहीं है। These drugs work by blocking beta receptor, so epinephrine और norepinephrine cannot bind to beta receptor। अब देखो ये जो हमारी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स होती हैं, सबको पता है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर ये यहाँ पर जाके ज्वाइन होंगे, इससे रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे बीटा रिसेप्टर से, तो वहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगी। बट हम क्या कर रहे हैं, ये हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, मतलब कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग। तो वहाँ पर ड्रग क्या करेगी, ड्रग की कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगी हमारे शरीर में, तो वहाँ पर बीटा रिसेप्टर को ये जाकर बाइंड हो जाएगी और ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब जब हमारी ड्रग इससे जाके बाइंड हो गई तो वहाँ पर बीटा रिसेप्टर ब्लॉक्ड हो गई, और जब हमारे बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो हार्ट रेट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब हार्ट रेट डिक्रीज हो गया तो वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड भी हार्ट की डिक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। थर्ड है हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर, यानी कि पोटेशियम चैनल को हम ओपन कैसे कर रहे हैं उसकी सहायता से भी हम इसको एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट कर सकते हैं। दिस ड्रग ओपन द पोटेशियम चैनल प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स, सो इट कॉज हाइपर पोलराइजेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पोटेशियम चैनल ओपनर है हम इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। ये हमारी ऐसी ड्रग है जो हमारी ये पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगी। अब ये हमारी होती कहाँ, ये होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स में, सो वहाँ पर हमारे कॉज करा देते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन कमेंट करके बताओ क्या होता है, सबने पढ़ा यार, बहुत बेसिक है, 4-5 बार पढ़ चुके हो आप। हाइपर पोलराइजेशन बताइए क्या होता है, ठीक है। अभी कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आगे तो मैं बताने ही वाला हूँ। एग्जाम्पल इसके निकोरंडिल, पिनासिडिल, क्रोमाकाइलिन, एक्स्ट्रा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए अब इसका। दिस ड्रग एक्ट ऑन पोटेशियम चैनल प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल एंड ओपन देम। सो सबको पता है स्मूथ मसल में हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो हमारे कैल्शियम ये पोटेशियम चैनल है इनको ये ओपन कर देती हैं। कौन, ये पोटेशियम चैनल ओपनर वाली ड्रग। सो पोटेशियम कंडक्टेंस इंक्रीज आउटसाइड द सेल, तो वहाँ पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है सेल के बाहर, यानी कि आउटसाइड। तो वहाँ पर जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी आउटसाइड द सेल, तो वहाँ पर हमारा कॉज होता है हाइपर पोलराइजेशन। सो वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा फिर ये कैल्शियम चैनल। जब आप समझिए जब हमारा पोटेशियम बाहर इकट्ठा हो गया तो वहाँ पर कैल्शियम जो होगा वो आ ही नहीं पा रहा है, तो वो इसी वजह से हमारा जो कैल्शियम चैनल हो जाए वो ब्लॉक हो जाता है। कैल्शियम अमाउंट डिक्रीज इन सेल, कैल्शियम की अमाउंट हमारी डिक्रीज हो जाती है। कैल्शियम सबसे हमारा मेन होता है कॉन्ट्रैक्शन कराने में, ठीक है। कैल्शियम सबसे मेन है, ध्यान रखना। तो वहाँ पर कैल्शियम नहीं जाएगा सेल के अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो वहाँ पर रिलैक्सेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा सबसे एक मेन कैटेगरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। सो कैल्शियम आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कैल्शियम आयन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेन रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन कराने में हार्ट के वेसल्स को, ठीक है। इन द कार्डियक सेल कैल्शियम चैनल इज प्रेजेंट बाय विच कैल्शियम आयन एंटर इनसाइड द सेल। और ये हमारे कार्डियक सेल जो होते हैं वही ब्लड वेसल्स, उसमें हमारा कैल्शियम चैनल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब जब कैल्शियम आयन अंदर जाएगा इनसाइड द सेल, सो वो हमें बाइंड कर लेता है कैलमोड्यूलिन प्रोटीन के साथ। अभी जैसे यहाँ पर आपने इस डायग्राम में देखा एक कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है तो ये बाइंड हो जाता है हमारे कैलमोड्यूलिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। अभी जब ये कैलमोड्यूलिन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है तो वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है हमें एक्टिन मायोसिन। जो हमारा एक्टिन मायोसिन एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। जैसे भी आपने देखा ये हमारा मायोसिन वाला है और ये एक्टिन, जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो वहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगी। सो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर दें तो कैल्शियम चैनल ये वाला कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर दिया हमने, तो कैल्शियम चैनल जो ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम अंदर ही नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पर ना कैलमोड्यूलिन के साथ मिलेगा ना एक्टिन मायोसिन के साथ मिलेगा, किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर हमारी रिलैक्सेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इसका वही होने वाला है, हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। वहाँ पर जो इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर जो होगा कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ पर एक्टिन मायोसिन कैन नॉट एक्टिवेटेड, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज एंड रिलैक्सेशन इंक्रीज। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हमने देख लिया यहाँ पर एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं, वैसोडाइलेटर्स क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, मोड ऑफ एक्शन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में, ठीक है।
तो हमारी ये यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ड्रग्स के उसमें ही देख लेंगे। ओके, तो गाइस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर दें। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।